हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के ज्योग्राफी के सेट नंबर 2 आज लेकर आए हैं। सेट नंबर इससे पहले सेट नंबर 1 हुआ था जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताया गया था। इस श्रृंखला में 500 प्रश्न आपको बताया जाएगा। 500 कर लेते हो तो इतना समझो कि मुट्ठी में भूगोल हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, 500 में से ही आएगा। लेकिन एक बात हो, जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसके आसपास के जो क्वेश्चन बता रहे हैं तो वो भी याद रखना। एक पर कभी कभी दो को क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी याद रखना, ठीक ना। तब आप मुट्ठी में पूरा भूगोल कर सकते हैं। ये आज की वीडियो रहेगा सेट नंबर 2। आप यदि सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट नंबर 1 आप जाकर वहां से वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हो। सेट नंबर 2 में कहां से शुरू होगा? 50 क्वेश्चन सेट नंबर 1 में बताया गया है। सेट नंबर 2 में होगा अकाउंट से शुरू। आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट से यहाँ शुरू है। लेकिन अकाउंट नंबर क्वेश्चन देखिए, अकाउंट नंबर क्वेश्चन सब के सब 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे शहर है जिसमें प्रवासी बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। प्रवासी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह कोई व्यक्ति जाकर बस जाता है। एक जगह को छोड़कर और दूसरे जगह जाकर कोई व्यक्ति बस जाता है तो उसको प्रवासी बोलते हैं। तो प्रवासी सबसे ज्यादा ना मुंबई में बसते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी बसते हैं। कहाँ? मुंबई में प्रवासी दर सबसे अधिक है। आगे देखो, आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में जल की कमी होता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां, किस प्रकार के आवास बसाई जाती है? तो परिकीर्ण बस्ती। ये कई बार क्वेश्चन को संशोधन किया गया है, इसलिए इस आंसर पर जरूर आप ध्यान दीजिए। कई प्रकार के गाइड में हम देख रहे हैं कि किसी गाइड में पल्ली दिया है, किसी में गुच्छ दिया है। याद रखना, एनसीईआरटी के पुस्तक पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में परिकीर्ण दिया है तो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के ही आंसर माने रखता है। इसलिए आप आंख बंद करके परिकीर्ण याद रख लीजिएगा कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? परिकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन की खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब होता है धान की उपज को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, इसका ऋतु आपको बताना है। देखिए, अक्टूबर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा द। जून में जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो खरीफ फसल के ऋतु ये हुआ। और आपको बता दें ये हो जाएगा रबी फसल की ऋतु। रबी फसल की ऋतु ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका गर्मा गर्म फसल की ऋतु, जिसे आप जायद फसल भी कहते हो। आगे देखो, 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राजील की कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्राजील में आप जाओगे, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो ब्राजील की कॉफी बागान, जो ब्राजील होता है, ब्राजील की कॉफी के बड़का बागान पाया जाता है, उसको कहते हैं फेजेंडा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? देखिए, इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम बता देते हैं। बिस्कुट उद्योग किसी प्रकार के उद्योग धंधा होता है ना, तो वो आता है द्वितीय क्रिया में आता है। इसमें आता है द्वितीय क्रिया में, तो द्वितीय क्रिया यहाँ ऑप्शन में होनी चाहिए। बाह्य स्त्रोतीकरण सहायक होता है। देखिए, बाह्य स्त्रोतीकरण में क्या होता है ना, दक्षता सुधारा जाता है, उसका गुणवत्ता सुधारा जाता है, ये भी सही है। कीमतों में कमी लाई जाती है, ये भी सही होता है। विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में इसका मदद किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। बाह्य स्त्रोतीकरण से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। बालाघाट मैंगनीज, ये जो बालाघाट आप देख रहे हो जगह के नाम है बालाघाट। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र बहुत फेमस जगह है। तो बालाघाट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आगे देखो, 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक के बेंगलोर में है। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो विश्व के कौन सा ऐसा महादेश है जहां जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है जो कंपनियों द्वारा उत्पादन की जाती है वस्तु को, उसको तृतीय क्रिया कहते हैं, अर्थात व्यापार को। व्यापार होता है तृतीय क्रिया, ये होता है प्राथमिक क्रिया, और ये भी प्राथमिक क्रिया होता है मछली पकड़ना, द्वितीय मछली पकड़ना
मछली पालन, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया में आता है। लेकिन फिर तृतीय पूछा व्यापार, आप लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? राजधानी नगर का मतलब होता है ऐसा शहर जो किसी राज्य या किसी देश का राजधानी होनी चाहिए। इसमें आप देखोगे ना तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा और पंजाब का राजधानी है, इसलिए ये राजधानी नगर है। कानपुर, दुर्ग और बोध गया ये सब राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ राजधानी है, इसलिए 61 का हो जाएगा चंडीगढ़ 100 वाला आंसर। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेटजिल को कहा जाता है। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक में लिखा, मानव भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन होता है ना, प्राकृतिक और मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहा जाता है। तो रेटजिल, मानव भूगोल के पापा कौन हुए? रेटजिल हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क कौन नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा, इनमें से चारों में कौन लोहा का भाग नहीं है? देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, इतने तीनों लोहा का अयस्क है, लेकिन ई कोयला का अयस्क है। एंथ्रासाइट कोयला का अयस्क आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा अ, अर्थात लोहा का अयस्क एंथ्रासाइट नहीं होता है। अधिवास के लघुत्तम इकाई क्या होता है? अधिवास जहां लोगों के द्वारा अपना आवास बसाया जाता है वो अधिवास होता है, और अधिवास की सबसे छोटा इकाई पल्ली कहलाता है। पल्ली मतलब घर, सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है? आवास, आवास मतलब पल्ली, सबसे छोटी इकाई होता है पल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसमें बताना है चारों ऑप्शन में से कि इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए ऐसे तो बिहार हमारा 1 नंबर पाता है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दूसरा नंबर पाता है पश्चिम बंगाल। तो 2 नंबर को लगाओगे, मतलब पश्चिम बंगाल लगाओगे, क्योंकि बिहार तो ऑप्शन में है नहीं। सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? बिहार में। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, तो बिहार नहीं है, तो 2 नंबर कौन है? पश्चिम बंगाल, इसको लगा दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुरुष प्रवास का मुख्य कारण? देखिए हमारे देश में ऐसे एक कारण ऐसा बताओ जिसकी वजह से पुरुष एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। यूपी बिहार के जितने भी पुरुष होते हैं वो भी यूपी बिहार को छोड़कर महाराष्ट्र वाले एरिया में क्यों जाते हैं? क्योंकि काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं, जिससे उनका घर परिवार चल सके। तो प्रवासी वो क्यों बनते हैं? रोजगार के लिए बनते हैं। 67 है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में अगर राज्य की नाम दिया जाए तो किसका कोटि एकदम उच्च लेवल पर होता है? केरल। केरल में मानव विकास सूचकांक सबसे अत्यधिक होता है, और बिहार में मानव विकास सूचकांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? देखिए आपसे पूछा जाए भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो आप बताओ यमुना। यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, क्योंकि दिल्ली के घरेलू कचरा और दिल्ली के जितने भी उद्योग धंधा है वो सब के सब यमुना नदी में बहाई जाती है, इसलिए यमुना नदी बहुत ज्यादा करिया लुआठ प्रदूषित हो जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। देखिए जब भी दो देशों के बीच जब व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। रबी फसल होता है, देखिए रबी फसल का मतलब होता है गेहूं जब बोया जाता है, काटा जाता है, उस सीजन को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल शीत ऋतु में आता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोइए और मार्च अप्रैल में काटिए। रबी फसल किस में होता है? शीत ऋतु में होता है। कहाँ होता है? शीत ऋतु। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? गैर परंपरागत का मतलब होता है जो नवीकरणीय हो। गैर परंपरागत मतलब क्या होता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा, क्योंकि ये प्रदूषित नहीं देता है, ये तीनों प्रदूषण देता है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए इसमें से एक शहर ऐसा है ना जो नदी के किनारे नहीं है, बाकी है देखो पटना गंगा नदी के किनारे है, आगरा देखिएगा, आगरा किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो कोलकाता है, भोपाल की नदी के किनारे नहीं है, भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ तक सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? देखिए हमारे देश में 7-8 गो ऊर्जा संयंत्र है, जैसे तारापुर, रावत भाट, उसी प्रकार नरौरा है। तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।
नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग मतलब झील से रास्ता निकलता है, उसका नाम है ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस। इनका नाम क्या है? ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस। ये सबसे विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग है, झील मार्ग कहोगे। चॉकलेट में कौन सा, चॉकलेट इसे लिखनी चाहिए, चॉकलेट जो खाया जाता है ना चॉकलेट, वो वाला बात हो रहा है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कोको पदार्थ उसमें उपलब्ध होता है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? देखिए 1998 ईस्वी से पहले भारत में किसी प्रकार के इंटरनेट नहीं मिलता था और 1998 में भारत को इंटरनेट मिलना शुरू हो गया, 1998 ईस्वी में। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? जैसे मणिपाल कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी है कर्नाटक में, उसी प्रकार मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? विजयनगर, जब भी विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना होता है तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में विजयनगर इस्पात केंद्र है, कर्नाटक में, आप याद रखोगे। दुर्ग क्या है? छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा लौह अयस्क का केंद्र है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? देखिए भारत की यदि जनसंख्या 3 भागों में बांट दो तो केवल एक भाग उत्तरी भारत में होता है, तो 1/3 भाग उत्तरी भारत में होता है, 1/3 भाग। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन होता है? देखिए विश्व में आप भ्रमण करोगे तो पता चलेगा सबसे ज्यादा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटक है। पर्यटक से सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं, पर्यटक तृतीय क्रियाकलाप में आता है और विश्व के सबसे बड़ा भी होता है। अब विश्व में सबसे ज्यादा किस महादेश में सबसे ज्यादा पर्यटक लोग होते हैं? यूरोप में। आगे देखो 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो देखो मसाई ना एक प्रकार की जनजाति है। मसाई क्या है? एक प्रकार की जनजाति है, तो आप लगा देना बी ऑप्शन। मसाई क्या है? एगो जनजाति है, जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग में जंगलों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है? देखिए बस्ती कई प्रकार के बसाया जाता है। जो सड़क के किनारे किनारे बसाओगे तो रेखा के जैसा बस्ती दिखाई देता है, उसी को हम रेखीय बस्ती कहते हैं। तो सड़क के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे जब बस्ती को बसाया जाता है तो किस प्रकार की प्रतिरूप होता है? रेखीय प्रतिरूप होता है। और जब तालाब के किनारे बस्ती बसाओगे, तालाब गोलाकार होता है तो वृत्ताकार बस्ती हो जाएगा। ये सब याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? तो राजधानी इसमें कौन है? मैसूर राजधानी नहीं है, मथुरा भी राजधानी नहीं है, जमशेदपुर भी राजधानी नहीं है, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना हमारा राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? देखिए जनसंख्या परिवर्तन के कारण, एक कभी कभी ना बिहार बोर्ड में 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, कहता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखें, तो आप लिखना जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास दर। लेकिन आवास जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं होता है। तो आवास हमारा जनसंख्या परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन प्रवास, जन्म और मरण, ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन करता है, बट आवास परिवर्तन नहीं करता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन के बाद 86 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब होता है कम, तो कम क्षेत्र वाला कम जनसंख्या वाला कौन क्षेत्र नहीं है? देखिए दक्षिण पूर्वी जो एशिया आप देख रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आई कह रहा कौन? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, नहीं है, मतलब ये तीनों विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन वही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल, ये आपको पता होनी चाहिए, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, और वहाँ बुशमैन जनजाति होती है, बुशमैन जनजाति। नौ निश्चय एक प्रकार की विचारधारा होता है। नौ निश्चयवाद की प्रवर्तक कौन है? टेलर साहब, ग्रिफिथ टेलर है नौ निश्चयवाद की विचारधारा के जनक कौन है? टेलर साहब। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुरान नगर कौन है? पटना। पटना सबसे पुराना नगर है, जो उसका प्राचीन नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र। भारत के गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, मतलब भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछा जाए उत्पादकता, भारत के कौन सा ऐसा राज्य उत्पादकता में प्रथम स्थान है? तो पंजाब। पंजाब प्रति कट्ठा के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं को उपज करता है, तो ये पंजाब उत्पादकता में आगे है।
उत्तर प्रदेश उत्पादन में आगे है, तो उत्पादन पूछ रहा है, उत्पादन, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के लगाओगे। अंकलेश्वर गुजरात में है, गुजरात में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब होता है जो पढ़ाई से संबंधित लेखा जोखा होता है ना, जैसे विश्वविद्यालय अध्ययन, ये है चतुर्थ क्रियाकलाप। 93 नंबर क्वेश्चन है कि रावत भट्ट परमाणु ये राजस्थान में पाया जाता है। अगर राजस्थान नहीं होगा तो आप गुजरात हो जाओगे। राजस्थान रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भट्ट कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरोदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए। प्रवास के दो प्रकार होता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। तो किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास, प्रवास के लिए उत्तरदायी है, प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। 2010 से लेकर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? देखिए, भारत के साथ हमेशा हर साल अलग अलग देश भागीदारी सबसे ज्यादा करता है। तो 2010-11 में ना सबसे ज्यादा अमेरिका भारत के साथ व्यापारी में भागीदारी निभाया था, यूएसए, जिसे आप अमेरिका बोलते हो। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1923 ईस्वी में रेडियो प्रसारण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र होता है और दूसरा सबसे चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश होता है। लेकिन अगर चीनी की कटोरा आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश ही बताओगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो बता देना तारापुर। प्रथम न पूछा, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ हुआ? तारापुर। 1969 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है या बोई जाती है? शुष्क कृषि का मतलब होता है जहाँ बरसात बहुत कम होता है, आर्द्रता की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उसे हम शुष्क कृषि कहते हैं, शुष्क क्षेत्र भी बोलते हैं। तो शुष्क कृषि में ना गन्ना का उत्पादन आप नहीं कर सकते, क्योंकि गन्ना का उत्पादन करने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं होता है। कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? देखिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑप्शन में यहाँ देखिए गलत लिखा गया है। ऑप्शन में सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र पूछा है ना, सामाजिक भूगोल में सैन्य नहीं आता है। सामाजिक भूगोल में कौन सा उप क्षेत्र नहीं है? तो आप याद रखना, सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र लिंग भूगोल होता है, सांस्कृतिक भूगोल भी होता है, चिकित्सा भूगोल भी होता है, लेकिन सैन्य भूगोल नहीं होता है। सैन्य भूगोल नहीं होता है क्योंकि इसमें समाज से कोई लेन देन नहीं होता है। तो सैन्य भूगोल ना राजनीतिक क्षेत्र का उपागम है। सैन्य भूगोल किसका उपागम है? राजनीतिक क्षेत्र का उपागम है। अब क्वेश्चन पूछा सामाजिक क्षेत्र का उपागम कौन है, कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सैन्य भूगोल सामाजिक क्षेत्र का उपागम नहीं है, याद रखना। तो सैन्य भूगोल का सामाजिक पूछा है, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन नहीं है? सैन्य भूगोल सामाजिक क्षेत्र का उपागम नहीं होता है। तो सैन्य भूगोल किसका होता है? राजनीतिक क्षेत्र का उपागम होता है। ये रहा आपका सेट नंबर 2। इसके बाद आएगा सेट नंबर 3।